हेलो सभी बच्चों को नमस्कार भाई। वेलकम है आप सभी बच्चों का। देखो बच्चों, अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं एंड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं चैप्टर 1 से क्या बन सकते हैं, चैप्टर 2 से क्या बन सकते हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर 3 जो है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युतिकी वाला जो चैप्टर है। इस चैप्टर से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के बनते आए हैं, इन सभी को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली बात भाई, आपको एक चीज नोट कर दी जाए कि आपको ये जो वीडियो जितने जो बना रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, पेशेंस के साथ में देखना है, धैर्य के साथ में। क्योंकि आपको लगेगा कई बार यार ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, बट ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि मैं अगर ये क्वेश्चन बता रहा हूं तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस ही बोल रहा है। तो आप इस चीज को गहनता से देखें एंड मैं चाहता हूं कि भाई जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं एंड उनके ऑप्शन दूं तो आप कमेंट में आंसर जरूर दें उनका, अगर आपको पता है तो। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल डैश 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 द्वारा मापा जा सकता है। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है। एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है यहां पे। तो बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो विभव मापी के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। मीटर सेतु डैश के स्थान पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ऐसे ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन नहीं है सॉरी, फिल इन द ब्लैंक का है। किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को डैश नियम भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ इज ऑल्सो नेम्ड एज, एक दूसरा नेम और क्या है किरचॉफ सेकंड लॉ का। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। सोचो, पहला लॉ करंट लॉ है, तो दूसरा लॉ कौन सा लॉ है, वोल्टेज लॉ। तो दूसरे नियम को अपन कहते हैं वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, वोल्टता का नियम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं भाई। साइमन डैश की इकाई है। साइमन जो है वो किसका यूनिट है। साइमन किसका यूनिट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जैसे पढ़ते हो चालकत्व या चालकता, चालकत्व जिसे अपन कहते हैं, उसका जो यूनिट होता है कंडक्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, उसका जो यूनिट होता है वो साइमन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, चालकत्व। क्या आएगा, चालकत्व। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग डैश मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर का होता है, कितनी कोटि का होता है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है भाई, बताओ। देखो 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड ऑर्डर का होता है, ध्यान रखना भैया। कितना ऑर्डर का होता है, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड। राइट। नेक्स्ट, कार्बन प्रतिरोधक पर रजत बैंड होने पर इसकी सहनशीलता कितनी होती है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन भाई। एक सिल्वर बैंड अपने पास कार्बन रजिस्टर पर है, तो उसका टॉलरेंस कितना होता है। सिल्वर बैंड के लिए टॉलरेंस कितना परसेंट होता है, कितना होगा, कितना होगा, 10%। राइट, 10% होता है। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र डैश है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो आप इसको निकालना, R = V/I से निकलेगा। चलो नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। ये भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है अपने पास, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी रजिस्टिविटी का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। ओके,
चलो नेक्स्ट और क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो कि राजस्थान बोर्ड में 2002 में पूछा गया था। विभवमापी तार के पदार्थ का ताप गुणांक होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी, क्या होना चाहिए भाई? ऑप्शन है उच्च होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है निम्न होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है नगण्य होना चाहिए। एंड चौथा ऑप्शन है सामान्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? हाई होना चाहिए। दूसरा है लो होना चाहिए। तीसरा है नेग्लेजिबल होना चाहिए। एंड फोर्थ है नॉर्मल होना चाहिए। तो भाई ताप गुणांक जो होता है ना वो नगण्य होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ये 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का बिंदु नियम निम्न के समतुल्य है। बिंदु नियम बोला है ना? यह आया हुआ है 2001 में आया हुआ है एंड कोई दूसरा बोर्ड है उसके अंदर है। किरचॉफ का बिंदु नियम निम्न के समतुल्य है। किरचॉफ पॉइंट लॉ इज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है भाई? ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा ऑप्शन है चार्ज कंजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है मास कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पॉइंट लॉ, पॉइंट रूल आपने पढ़ा ही नहीं है। बिंदु नियम आपने संधि नियम पढ़ा है, राइट? पढ़ा है ना? एंड लूप का नियम पढ़ा है। जंक्शन लॉ पढ़ा है आपने एंड लूप लॉ पढ़ा है आपने। तो जो जंक्शन लॉ है, संधि नियम है, उसी को बिंदु नियम कहते हैं। यानी फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का वो किसके इक्विवेलेंट होता है, किसको फॉलो करता है? सोचो। चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो यहां पे कौन सा राइट होगा? चार्ज कंजर्वेशन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी विभवमापी तार पर शून्य विक्षोभ बिंदु प्राप्त करने के लिए प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त स्रोत का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में होना चाहिए। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। किसी विभवमापी तार पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करने के लिए, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट प्राप्त करने के लिए प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त स्रोत का विद्युत वाहक बल, जो अपने पास प्राइमरी सर्किट है उसमें जो अपने पास सोर्स है उसका ईएमएफ द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में होना चाहिए। जो सेकेंडरी अपने पास सर्किट है उसमें जो आपने सोर्स लगाया है, जो बैटरी लगाई है, उसके ईएमएफ के कंपेयर में होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा इंग्लिश में बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि भाई टू गेट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट इन पोटेंशियोमीटर the EMF in primary circuit, the EMF of a cell in primary circuit should be as compared to the EMF of cell of secondary circuit, should be as compared to the EMF of EMF of a cell of secondary circuit। किसके कंपेयर में? सेकेंडरी सर्किट में जो आपने सेल यूज किया है उसके ईएमएफ के कंपेयर में आपका जो प्राइमरी सेल है उसका ईएमएफ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन सुनना भाई। पहला ऑप्शन है बच्चों कुछ अधिक, दूसरा ऑप्शन है बहुत अधिक, तीसरा ऑप्शन है कुछ कम एंड चौथा ऑप्शन है बहुत कम। ये राजस्थान की एग्जामिनेशन 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब कुछ अधिक, कुछ ज्यादा, मोर, बहुत अधिक, वेरी हाई। सी ऑप्शन है कुछ कम, है ना, थोड़ा लो। एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत कम, वेरी लो। कौन सा राइट होगा भाई? कौन सा इसमें राइट आएगा? क्या होना चाहिए? प्राइमरी सेल का ईएमएफ सेकेंडरी
सेल के ईएमएफ के कंपेयर में क्या होना चाहिए, तो थोड़ा अधिक होना चाहिए, स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तभी तो अपन उस पर रीडिंग प्राप्त कर पाएंगे, तभी अपन उसके ऊपर रीडिंग प्राप्त कर पाएंगे, मतलब बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो अपन प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसका कंसेप्ट है, बताएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना प्राइमरी सेल का ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए, राइट। और क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। देखो भाई, मीटर सेतु की तार निम्न की बनी होती है। यह है क्वेश्चन कि जो मीटर ब्रिज है उसका वायर किसका बना होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसका, किससे मिलकर बनता है। ऑप्शन है लोहे से, दूसरा ऑप्शन है कॉपर से, तीसरा ऑप्शन है मैंगनीज या यूरेका से, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टील तथा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। ये भी राजस्थान के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा आंसर आएगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो मीटर ब्रिज का वायर होता है वो मीटर ब्रिज का वायर मैंगनीज या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। पढ़ा है ना आपने, मैंगनीज या यूरेका, इसका बना आपके पास वायर होता है। तो इस पे राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंगनीज, यहां पे राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान के एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन है कि आपको एक सेल दे रखा है, उसका ईएमएफ गिवन है, विद्युत वाहक बल, जो कि है ई का वैल्यू गिवन है आपको, ई का, ठीक है। ये है आपके पास 1.0182 वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल का सेल किसी विभव मापी तार की 33.94 सेंटीमीटर लंबाई के मध्य संतुलित होता है। लेंथ बताया आपको 33.94 सेंटीमीटर लेंथ के लिए इसकी बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त होती है, इसके लिए इतने पूछा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू बताओ कितना आएगा, विभव प्रवणता का मान कितना होगा। ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है 0.03 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी गिवन है 3 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, सी गिवन है 1.0182 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, एंड डी है यहां पे नन ऑफ दीज। ये है भाई, समझ में आया क्वेश्चन। ई का वैल्यू गिवन है एंड एल का वैल्यू गिवन है, एंड आपसे पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता का मान कितना होगा। अब आपको पता है के का फॉर्मूला कितना होता है, V अपॉन एल होता है, राइट। एंड जो एल होता है ये किसमें होता है, एल होता है आपके पास मीटर में, राइट है ना। एल मीटर में होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। देन V में एल का डिवाइड करना है, तो V कितना है 1.0182 ये है, एंड L है अपने पास 33.94 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 0.3394 मीटर हो जाएगा, राइट है 0.3394 मीटर हो जाएगा। एंड इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आएगा 3 के अप्रोक्स, तो मीटर में तो है ही नहीं है, मीटर में तो है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर में कितना वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा अच्छी तरीके से गिवन नहीं है, ये दे रखा है 33-94, ये पॉइंट मैंने मेरे हिसाब से लगाया है कि भाई पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, बस डैश दे रखा है। तो आई थिंक अगर ये डैश नहीं है, तो अगर पॉइंट नहीं है तो ये किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो अगर 33-94 सेंटीमीटर है तब इसको निकालें, तो 33-94 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 33.94 मीटर हो गया, राइट है, ठीक है ना। 3394 सेंटीमीटर मतलब 33 मीटर, 33.94 मीटर हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें भाई। देखो बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आपको देखो मैं डिटेल में सोल्व करके बताता हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 10 टू द पावर 4 हो गया, एंड इस पॉइंट को हटाते हैं तो कितना आएगा 10 टू द पावर 2 आएगा, राइट है। एंड ये कैंसिल हुआ तो 10 टू द पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसे होगा 10182 अपॉन 339400। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करें तो पहले जैसे पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा, ठीक है, अभी भी छोटा है, फिर एक और 0 लगे, देन ये इतना हो जाएगा, एंड अब इसको डिवाइड करें तो 3 वैल्यू आ जाएगी अपने पास,
0.03 वोल्ट पर मीटर, राइट है ना? यस, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा इसका, ठीक है। ये एल की वैल्यू है इतनी सेंटीमीटर में, ओके। चलो क्वेश्चन बना तो दिया, बट इतनी तो लेंथ ही नहीं होती है भाई। पोटेंशियोमीटर में बच्चों लेंथ कितनी होती है? 4 से 10 मीटर लेंथ होती है। ये 33 मीटर के आसपास लेंथ बनाई। चलो क्वेश्चन बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, एंड अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये भी राजस्थान की एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये शायद हो सकता है कि गलत हो, मिसप्रिंट हो, मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन ऐसे निकलेगा K = V/L से। क्वेश्चन है P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है, कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस गिवन है, क्लियर? एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, ठीक है। पूछा है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, एंड ये 2 ओम का है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शन में आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन है 1 ओम, दूसरा ऑप्शन है 2 ओम, तीसरा ऑप्शन है 3 ओम, एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने पास 4 ओम। कौन सा इसका राइट आंसर आएगा? अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट इसमें क्या लगेगा, देखो ये अपने पास कुछ व्हीट स्टोन सेतु की जैसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब व्हीट स्टोन सेतु का जो अपने पास कंसेप्ट आता है, सिद्धांत जो आता है, प्रिंसिपल, वो क्या कहता है? P/Q = R/S। अगर ये होता है तो अपने पास जो ब्रिज वाली साइड होती है, ब्रिज वाली जो भुजा होती है, उसमें करंट 0 फ्लो होगा, एंड उसको अपन हटा ही देते हैं। तो सेम यहाँ पे देखो P/Q = R/S है, रेशियो सेम है, अनुपात सेम है, इसलिए यहाँ की इस भुजा को क्या कर देंगे? हटा देंगे, कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां से ना करंट फ्लो होगा ना और कुछ, क्लियर है? क्योंकि ये यहाँ पे अपने को 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो इसको हटा दिया, बच गया कौन सा? 1 1 1 1। अब निकाल सकते हैं हम इक्विवेलेंट। ये किस में है? ये अपने पास सीरीज में है, तो कितना आ गया? 2 ओम। ये भी सीरीज में है, कितना आ गया? 2 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी कितना हो गया? 4/4, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक kWh किसके बराबर होता है? एक kWh, किलोवाट आवर, किसके बराबर होता है? किसके इक्वल होता है? ऑप्शन गिवन है, चलो ऑप्शन में बताता हूं, सुनना ऑप्शन। 3.6 × 10⁴ जूल, दूसरा ऑप्शन है 3.6 × 10⁶ जूल, तीसरा ऑप्शन है 6.3 × 10⁶ जूल, एंड फोर्थ ऑप्शन है 6.3 × 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। तो आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन भी राइट आएगा, ठीक है। B.O.T निम्न का व्यवसायिक मात्रक है। किसका व्यवसायिक यूनिट है? किसका यूनिट होता है भाई? ऑप्शन है बच्चों ऊर्जा का, दूसरा है शक्ति का, तीसरा है कार्य का, चौथा है बल का। किसका यूनिट है? तो आप बोलोगे कि यह जो व्यवसायिक मात्रक है ऊर्जा का है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, BOT हम पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान के एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी कॉपर के टुकड़े तथा जर्मेनियम के टुकड़े से 40 जर्मेनियम के टुकड़े को 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इनके प्रतिरोध। क्वेश्चन क्या है? एक कॉपर का अपने पास टुकड़ा है, ठीक है ना, एक कॉपर का कोई भी मटेरियल है,
एंड एक मटेरियल अपने पास जर्मेनियम का मटेरियल, कॉपर मटेरियल एंड जर्मेनियम मटेरियल, दोनों को कूल किया जाता है ना, दोनों को ठंडा किया जाता है। एंड कहां तक किया जाता है? टिल 40 केल्विन, 40 केल्विन तक उनको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। क्वेश्चन है उनके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? एक अपने पास कॉपर का मटेरियल है, ठीक है, एक कॉपर का मटेरियल है एंड एक है जर्मेनियम का मटेरियल। इन दोनों को 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, ठीक है ना, दोनों का टेम्परेचर 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, मतलब डिक्रीज किया जाता है, ठीक। तो उनका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठंडा किया जाता है 40 केल्विन तक, कूल कर रहे हैं, यहां पे ध्यान रखना क्या कर रहे हैं? कूल। तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन है घटता है, दोनों का घटेगा, डिक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन है यहां पे बढ़ता है, दोनों का इंक्रीज होगा, ठीक है, दोनों का इंक्रीज होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका सीयू का तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीयू का प्रतिरोध बढ़ता है एंड जो जर्मेनियम का प्रतिरोध है वो क्या होता है? घटता है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास, जो आपके पास कॉपर है इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है एंड जो जर्मेनियम है इसका रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज होता है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? लगाओ दिमाग। देखो कॉपर क्या है? चालक है एंड जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। तो जैसे कि चालकों का ताप घटाते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि कॉपर का रेजिस्टेंस घटेगा, इसमें घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। बात करें जर्मेनियम, अर्धचालक है, अर्धचालक का ताप घटाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्रतिरोध क्या होता है? इंक्रीज होता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो यहां पे प्रतिरोध इनका इंक्रीज होगा, जर्मेनियम का, तो हम कहेंगे ये तो डिक्रीज होगा एंड ये इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन ए राइट नहीं होगा, क्योंकि जर्मेनियम का इंक्रीज होगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा एंड कॉपर का घटेगा, राइट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न, एंड अगला प्रश्न है कार्बन रजिस्टर का। किसका है? कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध मेगा ओम में होगा, मतलब आपको कार्बन रजिस्टर गिवन है, उसके लिए रेजिस्टेंस बताना है मेगा ओम में। किसमें? मेगा ओम में कितना होगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं कार्बन रजिस्टर, ये आपके पास कार्बन रजिस्टर बनाया हुआ है, चलो ये, ठीक है, ये रजिस्टर यहां पे आपको बनाया हुआ है। इसमें जो पट्टियां गिवन है उनकी भी बात कर लेते हैं। यहां पे तो बताया है स्वर्ण यानी गोल्ड, सोना, सोने का बैंड है यहां पे, ठीक है, सोने की पट्टी है। यहां पे एक पट्टी है येलो कलर की, यानी पीला, पीले रंग की पट्टी है, ठीक है। आगे एक और पट्टी गिवन है यहां पे, ये पट्टी है अपने पास बैंगनी कलर की, ठीक है, बैंगनी कलर की, वॉयलेट कलर की है, ओके। एक पट्टी गिवन है जो कि है ब्राउन कलर की। किस कलर की है? ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, ओके। एंड ये आपके पास गोल्ड कलर की पट्टियां, ये 4 पट्टियां गिवन है। कितनी पट्टियां? 4 पट्टियां। ये गोल्ड की है, ये येलो की है, ये बैंगनी की है, मतलब वॉयलेट की है, एंड ये है अपने पास ब्राउन की। पूछा है रेजिस्टेंस बताओ मेगा ओम में कितना होगा। ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है 17 मेगा ओम प्लस माइनस 10%, ठीक। सेकेंड ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है 4.7 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, एंड थर्ड ऑप्शन है 0.17 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, एंड लास्ट है अपने पास 2.7 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। बताओ कौन सा राइट होगा इसमें? ये गोल्ड कलर की, येलो कलर की, बैंगनी कलर की एंड भूरे कलर की। देखो हम निकालते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस माइनस d%, यही होता है। एंड ये वैल्यू कहां से निकालते हैं अपन? यहां से निकालते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसी से निकालते हैं।
तो यहां पे बात करें, देखो किस साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे कि इस साइड से चलेंगे, राइट। अब देखो आपने पढ़ा ABCD ऐसे चलते हैं, तो जो डी वाली जो होती है प्लेट, पट्टी होती है, उस पट्टी को अपन कहते हैं कि भाई जैसे कि स्वर्ण वाली है, गोल्ड वाली है या कलरलेस है, ऐसा होता है। मतलब टॉलरेंस को बताता है, वो सहनशीलता को बताता है। तो ये यहाँ पे डी वाली पट्टी किधर आ रही है, इधर, तो मतलब क्रम कौन सा हो गया, ये हो गया ए का, ये प्लेट होगी ये पट्टी होगी ए, ये बी होगी, ये सी होगी, एंड ये क्या होगी, डी होगी। चलो अब इसके अकॉर्डिंग पहला आता है अपने पास भूरे कलर की पट्टी। किस कलर की पट्टी, भूरे कलर की। देन बात करें BB रोय, ठीक है, ब्लैक, एंड ये होता है ब्राउन। ये क्या होता है, ब्राउन। ब्लैक के लिए A0 एंड ब्राउन भूरे रंग के लिए ये 1 होता है, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, फिर है बैंगनी कलर, ठीक है, BB रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब 7 आएगा, ठीक है, 1 7 मल्टीप्लाई C। कौन सा कलर है, येलो, मतलब 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है, ये 10 का होता है ना, 10 टू द पावर 4, ठीक है। फिर क्या है, गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना होता है, ±5% होता है, ठीक है। अपने को मेगा ओम में आंसर चाहिए, 1 7, एक तो यहां पे एक यहां पे, 10 की पावर 4 मेगा ओम होता ही नहीं है। अगर मैं ऐसे कर दूं 0.17 इंटू 10 टू द पावर 6 ±5% लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो 10 टू द पावर 6 क्या हो गया, मेगा, यानी कितना हो गया 0.17 मेगा ओम ±5%, राइट। यानी ऑप्शन सी यहां पे राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, EMF ऑफ ए सेल इज 6 वोल्ट, इससे 2 एम्पियर धारा लेने पर कितना, इस सेल से 2 एम्पियर का करंट लिया जाता है, टर्मिनल विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है अपने को कितना, 6 वोल्ट, कितना है, 6 वोल्ट, राइट। इससे 2 एम्पियर धारा लेने पर, मतलब इससे करंट लिया जाता है 6 एम्पियर का, मतलब इस सेल को एक सर्किट से जोड़ देता है, एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस से, तो करंट इससे आती है कितनी, 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की करंट इससे लेते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर V जो आता है वो अपने पास आता है कितना, 4 वोल्ट, मतलब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है उसके सिरों पर विभवांतर कितना आता है, 4 वोल्ट। क्वेश्चन ये है, R का वैल्यू बताओ, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, निकालना देखे, अच्छा क्वेश्चन है। पहला है 1 ओम, दूसरा ऑप्शन है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम, एंड फोर्थ ऑप्शन अपने पास है 6 ओम। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या यहां पे राइट आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपसे पूछा है, आर का, तो निकालते हैं। देखो अपने पास सेल इक्वेशन आती है E माइनस वी बराबर आई आर। आर चाहिए, आर कितना आ गया, E माइनस वी अपॉन आई। E कितना है 6, V कितना है 4, एंड I कितना है 2, कितना आ गया 2 अपॉन 2 यानी 1 ओम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि n समरूप चालकों को समांतर क्रम से परिवर्तित करके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनका प्रभावी प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। एक बार फिर से मैं हिंदी बताता हूं। यदि n समरूप चालकों को समांतर क्रम से परिवर्तित करके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनका प्रभावी प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। क्या है, इफ एन यूनिफॉर्म कंडक्टर कन्वर्टेड फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन टू सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल से सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी
तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देन इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द प्रीवियस कॉम्बिनेशन विल बी, कितना होगा? पहले की तुलना में कितना हो जाएगा? पहले का जो संयोजन था उसकी तुलना में कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। पहले किस में थे? पैरेलल में, एंड अब इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? सीरीज में, यही है ना? तो कितने गुना हो जाएगा? कितने हैं? एन है अपने पास, एन कंडक्टर है। पहला ऑप्शन गिवन आपको, चलो ऑप्शन में बताता हूं। एंड ये इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ भी है, √n, दूसरा है n स्क्वायर, तीसरा है 1/n², एंड फोर्थ है n। क्या आएगा? देखो, तो सबसे पहली बात तो सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो घटने वाला है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इन तीनों में से होगा, एंड इन तीनों में ऑप्शन बी राइट होगा। पहले करवाया हुआ है, जैसे कि अपन ने सेकंड चैप्टर में CS/CP निकाला था। सिमिलरली यहां पे RS/RP निकालेंगे। जैसे RP कितना होगा? RP अपने पास आएगा R/N। जबकि बात करेंगे RS की, ये आ जाएगा अपने पास NR। दोनों का रेशियो लगाएं RP/RS, तो अपने पास कितना हो गया? ये 1/n², 1/n²। देन RS कितना हो गया? RS हो गया अपने पास n² मल्टीप्लाई RP, यानी पैरेलल में जो अपने पास रेजिस्टेंस आएगा उसका n² गुना, यही तो है यहाँ पे। तो ये आप निकाल लेना, ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, रेशियो करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 ओम प्रतिरोध की किसी तार को 2 समान भागों में बांटा जाता है। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड इस रेजिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 इक्वल पार्ट में। एंड इन इक्वल पार्ट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या है? एक 4 ओम का अपने पास प्रतिरोध है R, इसको 2 पार्ट में तोड़ देता है। मतलब एक वायर ऐसे समझो, एक तार है, इस तार को 2 भागों में तोड़ दिया, एंड फिर इन दोनों भागों को तोड़कर, मतलब 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, और इन दोनों भागों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। जब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इस तार को 2 समान भागों में, तो ये प्रतिरोध भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, जैसे 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो इस कंडक्टर का 2 ओम एंड इस कंडक्टर का भी 2 एम, यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस दोनों का। अब इनको जोड़ दिया किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में। पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। पहले 4 था, अब 2 पार्ट में तोड़ दिया, इक्वल पार्ट में, तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और किस में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। R इक्विवेलेंट बताना है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 R2 यानी 2 × 2 अपॉन R1 + R2 यानी 2 + 2, कितना आ गया? 4/4 यानी कितना आ गया? 1, यानी कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा, राइट। ऑप्शन तो मैंने आपको बताया है, इसका 1 ओम आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिमाण की कोटि कितनी होती है? पहले भी क्वेश्चन आया था, ये सेम क्वेश्चन फिर से है। आपसे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है उसका ऑर्डर कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर, अपवाह वेग की कोटि कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन है 10⁻⁷ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑप्शन है 10⁻⁴ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तीसरा ऑप्शन है 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास 10⁻³ सेंटीमीटर सेकेंड। बताओ क्या यहां पे राइट होगा? कौन सा राइट आएगा? देखो आपने पढ़ा 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होता है, तो सेकंड के मीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻⁴
-5 मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, मीटर को किस में बदलें, सेंटीमीटर में, तब अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई इसको। बच्चों अपने को इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन थे जो कि राजस्थान के एग्जामिनेशन में आए हुए थे एंड कुछ अलग अलग जो बोर्ड है उनमें आए हुए थे, उनको लेकर अपन ने डिस्कस किया। चलो अब आगे अपन बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं उनकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने पूछा भी था पिछले जो अपना वीडियो था, उस वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, सर प्रथम वीडियो जो था अपना फर्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें था 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो देखो आई का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। आपको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। देखो हम निकालते हैं 1 एम्पियर करंट कब आता है, जब चार्ज कितना हो 1 कूलम एंड टाइम कितना लगे 1 सेकेंड, तभी आता है ना। I = Q/T। Q बराबर कितना हो गया, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई T। ठीक, अब Q बराबर होता है NE, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई T। N बराबर कितना, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई T अपॉन E, राइट। अब N का वैल्यू चाहिए 1, T कितना होगा, 1 एम्पियर का पता जब टाइम कितना हो 1 सेकेंड, E कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, राइट है। चलो इस प्रकार से सोल्व होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था, अच्छा क्वेश्चन था वो। हाँ एक क्वेश्चन है, R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक दिए हुए हैं, ठीक है। कितने, N रेजिस्टेंस आपको गिवन है, जिनका रेजिस्टेंस सेम है, जिनका रेजिस्टेंस क्या है, सेम, जिनका प्रतिरोध सेम है। N प्रतिरोध जिनका प्रतिरोध समान है, N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक। आप इन्हें किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि अधिकतम व न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त हो, कि भाई मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले, इसके लिए आप इनको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे। ऑप्शन ए है, सुनना भाई, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, अधिकतम और न्यूनतम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, एन आइडेंटिकल मतलब हो गया सेम, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, और जो प्रत्येक का जो वैल्यू है वो कितना है, आर है, वैल्यू कितना है, आर है। इनको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए कि अधिकतम, मैक्सिमम व न्यूनतम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले, इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिले, तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो किस कॉम्बिनेशन में इनको जोड़े। तो देखो अगर हम, जैसे पहले ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन दे रखा है सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, श्रेणी एंड समांतर। ऑप्शन बी है पैरेलल एंड सीरीज, ठीक। ऑप्शन सी है दोनों को सीरीज में, एंड ऑप्शन डी है दोनों को पैरेलल में। ये
कौन सा राइट होगा? देखो बच्चों, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो अपने पास होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 बढ़ता जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा, तो सीरीज में जोड़ेंगे। जबकि अभी इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए समांतर क्रम में, तो न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों कि भाई ये बताओ आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? आर मैक्सिमम कितना आएगा एंड आर मिनिमम कितना आएगा? ऑप्शन ए है एन आर एंड आर अपॉन एन, ऑप्शन बी है एन स्क्वायर आर एंड आर अपॉन एन स्क्वायर, ऑप्शन सी है आर अपॉन एन एंड एन स्क्वायर आर। चलो ये तीन ऑप्शन है, कौन सा इसमें राइट होगा? आर मैक्सिमम कितना होगा एंड आर मिनिमम? तो मैक्सिमम तो होगा ये एंड मिनिमम क्या होगा? ये अभी निकाला था अपन ने, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अनुपात बताओ, तो अनुपात भी अपन निकाल सकते हैं, निकाल लिया, पीछे अभी निकाला था, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे अपन बात करते हैं। देन आर मिनिमम आर अपॉन एन होगा एंड आर मैक्सिमम कितना होगा? एन आर को। चलो एंड बच्चों देखियो, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि जैसे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हो, 4 ओम का रेजिस्टेंस हो, इनको 2 पार्ट में तोड़ दे, 3 पार्ट में तोड़ दें, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है अगर समान भाग में अपन तोड़ रहे हैं। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग नया रेजिस्टेंस अपने पास आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन है 1 ओम प्रतिरोध को किसी तार को 1 ओम के प्रतिरोध के किसी तार को 3 समान भागों में काटा जाता है, 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में उनको कट कर देते हैं 1 ओम के रेजिस्टेंस को। अब इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन के प्रतिरोध का मान कितना होगा? वैल्यू बतानी है। अब कितना रेजिस्टेंस आएगा कि इन तीनों पार्ट्स को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एंड इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर भी लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताना भाई इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट में। अब इन तीनों पार्ट को समांतर क्रम में जोड़ दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड पूछा है रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, चलो निकालना है इसको। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको एक कार्बन रजिस्टर का क्वेश्चन करा दिया है। एक कार्बन रजिस्टर का क्वेश्चन है, आप बताना इसका क्या आएगा। एक आपके पास कार्बन रजिस्टर गिवन है, मार्कर थोड़ा फीका पड़ गया। ये 4 पट्टियां अपने पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहली पट्टी है येलो कलर की, पीले कलर की, दूसरी पट्टी है ब्राउन कलर की, ठीक है, भूरे रंग की, मैं लिख देता हूं भूरे रंग की। ठीक, एंड तीसरी पट्टी अपने पास है बैंगनी कलर की, किस कलर की? बैंगनी कलर की। एंड फोर्थ अपने पास गोल्ड स्वर्ण कलर की पट्टी है। ठीक है, ये येलो कलर की पट्टी है, पीले कलर की। पूछा है इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन है 1 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम का अपने पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? डबल। देन पूछा है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, नया प्रतिरोध कितना होगा। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। इसको खींचकर कितना कर दिया? डबल कर दिया, लेंथ इसकी डबल कर दी, लंबाई दुगनी कर दी, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आ भी सकता है इस टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक ओम, आर बराबर कितना है? 1 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। अब क्या किया जाता है, इस वायर की स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है ना, स्ट्रेच किया जाता है, डबल मतलब खींचा जाता है। क्या किया जाता है? खींचा जाता है।
खींचा जाता है एंड इसकी जो लेंथ है इस लेंथ को डबल कर दिया जाता है प्रीवियस के कंपेयर में। क्वेश्चन ये है कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा आरएस वो कितना आएगा। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। देखो खींचने पर रो उतना का उतना बना रहता है एंड जो वॉल्यूम होता है ना आयतन ये भी नियत रहता है, यानी V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 क्या होगा पहले जैसे कि बात करें A1 L1 एंड V2 क्या होगा A2 L2, ये सेम बना रहेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कि पहले ये है एंड बाद में कितना हो गया R डैश, ये कितना हो गया रो L डैश अपॉन A डैश। ठीक है, तो A2 L2 को अपन नाम दे देते हैं A डैश एंड L डैश। ठीक है, आयतन क्या रहता है भाई नियत बना रहेगा, आयतन क्या रहेगा नियत, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। देन उसके अकॉर्डिंग ये अपने पास R डैश आएगा। अब अगर रेशियो निकालने अपन R डैश अपॉन R का, R डैश अपॉन R का, तो ये अपने पास हो जाएगा L डैश अपॉन L एंड ये हो जाएगा इधर L डैश अपॉन L A अपॉन A डैश, ये हो जाएगा। राइट है, अगर इनका रेशियो निकालते हैं A अपॉन A डैश हो जाएगा, ये अपने पास रेशियो आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से बच्चों इस इक्वेशन से हम बात करें A लिया कि इसका रेशियो, तो इसको A ले लेंगे, इसको भी L ले लेंगे। इनिशियल में AL एंड फाइनल में A डैश L डैश। यहां से बच्चों A अपॉन A डैश का वैल्यू कितना आया, A अपॉन A डैश का ये हो गया L डैश अपॉन L हो गया। ठीक है, इसका फिर बाद में मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। L डैश अपॉन L हो गया, ये वैल्यू यहां पे रखें। देन अपने पास बच्चों R डैश अपॉन R का वैल्यू कितना आया, R डैश अपॉन R का ये हो गया L डैश अपॉन L का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड R डैश कितना हो गया L डैश अपॉन L का स्क्वायर मल्टीप्लाई R हो गया। L डैश कितना है डबल है एंड ये L है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई R, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड R कितना है 1 ओम है, तो R डैश कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखना, देखो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको लंबाई खींचकर डबल कर दे ट्रिपल कर दे एंड आपसे पूछे कि नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो डायरेक्ट याद रखना R जो हो जाएगा उस केस में L स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी तो चाहिए ना फिर। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास एरिया नहीं था तो अपन ने एरिया की वैल्यू रख दी यहां पे, तो R जो होता है वो L स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है। अब जैसे लेंथ न देके आपको बोलता है कि इसका रेडियस डबल कर दिया या हाफ कर दिया, उस केस में अपने पास R क्या हो जाता है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A स्क्वायर। L वाला पोर्शन अपन हटा देता है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर आपको लंबाई दी जाती है केवल तब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड अगर एरिया दिया जाता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, अगर पहले प्रैक्टिस किए तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे क्या हो आयतन नियत रहता है बच्चों, आयतन क्या रहता है नियत, तो वॉल्यूम अगर नियत करेंगे कांस्टेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन ये वैल्यू रख रहे हैं। एरिया नहीं था तो एरिया को रिप्लेस करना जरूरी था, इसलिए एरिया को रिप्लेस कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। L लंबाई तथा D व्यास की कॉपर की तार के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया गया, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि V दुगना किया जाए, L दुगनी की जाए, D दुगना किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड स्ट्रॉन्ग भी होगा यहाँ से कंसेप्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, L लंबाई तथा D व्यास की कॉपर की तार के सिरों पर लेंथ कितना है L लंबाई, ठीक है, एंड D व्यास, यहां पे डायमीटर की बात करें अपन, यहां पे व्यास बताया अपने को, D क्या बोला है व्यास, D क्या है व्यास है, लेंथ कितना है L है। ठीक है, एंड L लंबाई D व्यास कि कॉपर की तार के सिरों पर, मतलब कॉपर का वायर है, ठीक है, कि सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है एट द एंड्स ऑफ ए वायर विच हैज लेंथ L एंड डायमीटर D। V अपन यहां पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, ये क्या है विभवांतर आरोपित किया अपन ने।
क्या आरोपित किया है? विभवांतर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, वीडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट अराइजेज ऑन वीडी? किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा? कब? जब अपने पूछा है कि वी दुगना किया जाए। देखो कब पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, कब बताना है? एक तो पहले सिचुएशन में जो वी है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका विभवांतर, इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, दुगना कर दिया। पहला केस ये है। सेकंड केस क्या है? देखो बच्चों, पहले केस में डबल किया है एंड सेकंड केस में एल को डबल किया, लेंथ जो है अपने पास, लंबाई, इसको डबल कर दिया। किसको डबल किया? लेंथ को। ठीक है, तीसरा जो यहां पे गिवन है, तीसरा है अपने पास डी, जो अपने पास है व्यास जो है, इसको डबल कर दिया। ठीक है, तो वीडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अपवाह चाल पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से डिटेल क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे कई तरह के बन सकते हैं कि भाई वी को डबल कर दे बच्चों, एल को डबल कर दे एंड डी को डबल कर दे, देन वीडी कितना हो जाएगा? डबल होगा, हाफ होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं इस पर। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? वी को डबल कर रहे हैं। किसको डबल कर रहे हैं? वी को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को डबल कर रहे हैं। तो देखो अपवाह चाल का फॉर्मूला क्या होता है? वीडी ये होता है ई टो अपॉन एम, माइनस की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, चाल की बात करें। ई टो अपॉन एम होता है, राइट है, एंड ई को अपन वी अपॉन एल लिख सकते हैं, देन ये कितना हो जाएगा? ई वी टो अपॉन एम एल। अब इसके अकॉर्डिंग अगर वी को डबल किया जाता है तो वीडी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी वी डैश डी पहले प्रीवियस का डबल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया यहां पे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एल को डबल किया, अगर एल को डबल करेंगे तो वीडी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी वी डैश डी पहले का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट बच्चों। एंड अब बोल रहा है कि व्यास को डबल कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्यास का कोई टर्म ही नहीं है, पद ही नहीं है, तो अपन रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन अपन निकालते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है बच्चों, यहां से वीडी कितना आया? यहां पे वीडी आ गया आई अपॉन एन ई ए, एरिया आ गया। अब एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इससे क्या बन जाएगा? पाई डी स्क्वायर। वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों, ये होगा। अब ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। डी को क्या कर रहा है यहाँ पे? व्यास को भी डबल कर रहा है क्या? हाँ बच्चों, व्यास को भी डबल कर रहा है। तो व्यास को अगर डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यानी नया जो अपने पास वी डैश डी आएगा वो हो जाएगा आई अपॉन 4 एन ई पाई डी स्क्वायर, मतलब प्रीवियस का कितना हो गया? 1/4 हो जाएगा, यानी पहले की तुलना में 1/4 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ऐसे, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, तो ये कुछ अपने पास थोड़े से मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन हो गए, अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध किस प्रकार से परिवर्तित होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेमीकंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर, सॉरी रेजिस्टेंस, अर्धचालक का जो रेजिस्टेंस होगा, जो अपने पास सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होगा, वो किस प्रकार से चेंज होगा, किस प्रकार से परिवर्तित होगा, बढ़ेगा घटेगा? देखो सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये अपने पीछे भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। देखो बच्चों, अगर सेमीकंडक्टर है उसका अगर अपन ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया,
उसका प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। ताप बढ़ाने पर उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध घट जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कॉपर की, अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉपर के तार को खींचकर इसकी लंबाई को डबल कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी इससे पहले अपन ने रेजिस्टेंस निकाला है। क्वेश्चन ये है, एक कॉपर की तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है। लेंथ ऑफ ए कॉपर इज डबल, लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज डबल बाय स्ट्रेचिंग, देन इट्स रेजिस्टिविटी, तब इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, प्रतिरोधकता क्या होगी। देखो आप लंबाई बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, घटाओ, कुछ भी करो, प्रतिरोधकता इस पर डिपेंड ही नहीं करती है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दीज डायमेंशंस, इन डायमेंशन पर, इन विभागों पर डिपेंड ही नहीं करते, निर्भर ही नहीं करती है। तो प्रतिरोधकता सेम रहती है, ध्यान रखना, मटेरियल पे डिपेंड करती है वो। ये अच्छा क्वेश्चन है, चाहे आप लंबाई बढ़ाओ चाहे घटाओ, एरिया बढ़ाओ चाहे घटाओ, प्रतिरोधकता सेम रहने वाली है। तो प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, समान रहती है, ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये राजस्थान के एग्जामिनेशन में आए हुए, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कुछ। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने की युक्ति का नाम दीजिए। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपन इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, बाय विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज मेजर्ड, किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सा डिवाइस है, नेम दैट डिवाइस बाय विच वी मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बताओ, ऑप्शन में देता हूं, पोटेंशियोमीटर पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है मीटर ब्रिज, एंड ऑप्शन सी है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। याद करो, विभवमापी, पोटेंशियोमीटर, तो इसका पोटेंशियोमीटर राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने की युक्ति का नाम दीजिए। ये भी सीबीएसई में आया क्वेश्चन है। कोई सेल है, उसका ईएमएफ मेजर करने का डिवाइस कौन सा है, तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए अपन पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, विभवमापी का, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, बच्चों एक क्वेश्चन है जिसमें कॉपर, चांदी और कंस्टेंटन के विशिष्ट प्रतिरोध दिए हुए हैं, एंड इसमें पूछा है कौन सा अच्छा कंडक्टर होगा, विच इज गुड कंडक्टर, कौन सा अच्छा कंडक्टर है इन तीनों में से। आपको दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहां पे देखो ये अपने को बताना कौन सा अच्छा चालक होगा। तो चालक कौन सा अच्छा होगा, जिसकी चालकता अच्छी होगी, जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। एंड अपने को पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। प्रतिरोधकता का उल्टा आपके पास क्या होती है, चालकता होती है। तो जिसका प्रतिरोधकता कम, उसकी चालकता ज्यादा। जहां पे आप क्या देख रहे हो, चांदी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है, तो मतलब इसकी चालकता ज्यादा होगी, तो मतलब जो चांदी होगा वो अपने पास एक अच्छा कंडक्टर होगा। राइट, तो ये कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी उसकी चालकता अच्छी होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका कंडक्टिविटी ज्यादा, देन वो एक अच्छा कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रो प्रतिरोधकता की कॉपर की तार को खींचकर इसका व्यास आधा कर दिया जाता है, तो इसका नया रेजिस्टिविटी क्या होगा। सेम क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता एल ए पे, वही रहेगा। ओके, ठीक है। एक चालक की विशिष्ट चालकता ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगा या जो कंडक्टिविटी होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कंडक्टर है,
इफ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस देन व्हाट विल बी द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और अपन इसे कहें कंडक्टिविटी सिग्मा, क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी? ऑप्शन ए है इंक्रीज होगी भाई, ठीक है बच्चों, एंड ऑप्शन बी है डिक्रीज होगी। ये दो ही ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पे, कौन सा यहां पे राइट होगा? कंडक्टर है, क्या है अपने पास? एक चालक है, कंडक्टर चालक, चालक के लिए पूछा है, उसका चालकता क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो बच्चों, चालकता को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोधकता का उल्टा। एंड जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकों के लिए टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ताप बढ़ाते हो तो ये बढ़ता है, तो यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एंड रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो आपके पास कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मतलब यहां पे विशिष्ट चालकता क्या होगी? घटेगी। ताप में वृद्धि के साथ, ताप में इंक्रीमेंट के साथ में आपका जो सिग्मा होगा ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, आगे यहीं पे होता अपने पास सेमीकंडक्टर, तो उसमें इंक्रीज हो जाता, अर्धचालक में क्या हो जाता? इंक्रीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, अल्फा का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट? बताना कमेंट के माध्यम से क्या इसका यूनिट आएगा। सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। एक पदार्थ की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डबल कर दिया जाता है, लेंथ एंड एरिया डबल किया जाता है, तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो इन डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। अब जैसे बच्चों और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि अदिश सदिश राशि, विद्युत धारा कैसी राशि है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड बच्चों की धारा घनत्व, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एंड इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। तो अब जैसे इनसे रिलेटेड अपन बात करें, और जो क्वेश्चन है मात्रक, विमा एंड कैसी क्वांटिटी है, कोई भी उससे रिलेटेड बनते हैं। एंड किरचॉफ्स के जो लॉ हैं, पहला लॉ एंड सेकंड लॉ, किस कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, उनका अदर नेम क्या है, किस संरक्षण के नियम की पालना करते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एंड जो प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, चालकत्व है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। इनके मात्रक, विमा, ध्यान रखना, मात्रक, विमा, इनसे रिलेटेड। ताप बढ़ाने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इनसे रिलेटेड, ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एंड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से, कुछ सेल से, एंड पोटेंशियोमीटर, विभव प्रवणता से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जो उनका वायर होता है उनसे रिलेटेड कि भाई इनका बच्चों, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसी सब चीजें, राइट। तो इन चीजों को अच्छे से देख के जाना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते आए हैं एंड किस प्रकार के बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर अपन ने डिस्कस किया है। एंड आप पूरा कॉन्सेप्ट देखना, आपको पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, एंड इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।